Welcome back to my channel. What is the process to qualify in JEE Advanced with a good rank? तो प्रोसेस क्या है? देखो, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जेई मेन में क्वालिफाई करना होगा। जेई मेन में हमको सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा। तो उसके लिए जेई मेन में हमको सबसे पहले क्वालिफाई करना होगा। इफ यू गेट द अगर आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर आता है, 99 परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल, तभी आपको कोई वरीड होने की जरूरत नहीं है। एंड बट देयर इज सम मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया में आप आइएगा तो यू विल क्वालिफाई फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। तो जेई मेन में क्वालिफाई करने के बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया मानो 90% परसेंटाइल है, तो ये डज नॉट गारंटी कि आपका जेई एडवांस में कोई अच्छा, बट ये थोड़ा है कि चलो प्राइवेट कॉलेज में इधर उधर आपके कहीं ना कहीं ठीक ठाक कॉलेज, मतलब जैसा आप कर रहे हो वैसा हो जाएंगे। बट हमको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, कैसे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? तो पहले पूरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे ही आप हर क्लास में 8 से या 9 से, क्लास 8 या 9 से आप हमेशा ये स्ट्रैटेजी रखो। ये नहीं कि गर्मी छुट्टी है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, इधर जाना नहीं। एग्जामिनेशन, अभी तो एनसीईआरटी के कोर्सेज काफी छोटे छोटे पतले पतले बुक हो गए। आप चाहोगे तो मतलब बच्चे भी हैं तो 8 या 9 के क्या 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, एक बुक मैथ्स के। बट खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आपको आ गया, है ना, कि आपने हर चैप्टर से आपने अपने आप को टचअप कर लिया कि आपको हर चैप्टर में ये पढ़ना है। तो आपको आएगा कैसे के लिए, उसके लिए 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो देखो, मैंने अपने यहाँ स्टूडेंट जो अगर वीक स्टूडेंट है, जिनका मैथमेटिक्स काफी वीक है, उनको मिनिमम 10 टाइम करना होगा। जिनका एवरेज है उनको 6 टाइम करना होगा। जो काफी इंटेलिजेंट है, उनको समझ में आता है, तो उनका 3 टाइम्स करना होगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया। अपने दिमाग हर एक एक्सरसाइज को इतनी बार रिवाइज करनी होगी, जो एनसीईआरटी जो आपके स्कूल के। उसके अलावा थोड़ा सा स्पेसिफिक आर.डी. शर्मा, अग्रवाल, कोई भी बुक है या इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, तो आप उससे वहीं से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है? फिर वो चीज ना, अगर आपका मैथ वीक है तो साइंस के बारे में तो पूछना ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते नहीं मैम मेरे बच्चे का मैथ वीक है बट साइंस अच्छा है। साइंस आपका तब तक अच्छा है जब मैथमेटिकल सेक्शन साइंस में नहीं आता है। जैसे ही एज सुन एज मैथमेटिकल सेक्शन साइंस में आएगा, आपके बच्चा का साइंस भी वीक हो जाएगा, है ना। सपोज करो आपका बच्चा कॉमर्स में जाता है, कॉमर्स में मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिक्स है, इस सेक्शन में भी जाता है, वहां भी आपका वो चीज वीक हो जाएगा। तो आपको 8 से ही, क्लास 8 से ही अपने आप को एडेप्ट करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका बाकी चीज अच्छा है और बाकी चीज एवरेज भी है, तो भी मैथ पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, है ना। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो ओलंपियाड, जितने भी इधर केवीपीआई, एनटीएससी, सारे एग्जाम्स तो अपना देखो एग्जाम का एक ही रिजल्ट होता है, या तो पास या फेल। पास कर गए तो खुशी की बात है, फेल कर गए तो आपने मेहनत से बहुत कुछ सीखा। आपने उतना दिन मेहनत किया, तो आपने, हो सकता है आपने किसी और एग्जाम के लिए मेहनत किया होगा, वो मेहनत किसी और एग्जाम में आपका काम दे देगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना सीखना होगा। पकी पकाई रोटी किसी को ना संसार में मिली है ना संसार में मिलेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैम हमने इतना मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं तो आप में कमी रही होगी, है ना, कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी होगी, या भगवान सबका दिमाग एक जैसा नहीं देता है। किसी का एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है, किसी का ग्राफिकल स्किल अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। तो बाकी चीज अगर मान लो कि मेरा कोई स्पेसिफिक, सपोज करो मेरा अलजेब्रा अच्छा है, तो बाकी का जो है मैथमेटिक्स का वो चीज मेरा वीक है, तो तब कैसे मेरा, और मैं एग्जाम देने जा, मैंने अलजेब्रा में बहुत अच्छा पढ़े, तो मैं कैसे क्वालिफाई नहीं करूंगी ना। तो फिर ये जो चीज आपका स्ट्रांग है तो वो तो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, बाकी का चीज को उससे रिलेट करके, उससे मेहनत करके पढ़ोगे तो वो भी चीज अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जान लो कि जिंदगी में क्वालिफाई करना है
किसी भी चीज़ में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो अपने मैथ को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो बच्चे मान लो कि लिटरेचर में जाना चाहते हैं, किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ठीक है कि चलो एवरेज मतलब एटलीस्ट कैलकुलेशन आता है, टेबल आता है तो भी चलेगा, इतना तक भी चल जाता है, उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर वो सपोज लॉयर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, लेकिन बाकी का जो भी है दुनिया में जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको तो मैथमेटिक्स अच्छा करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल, है ना। तो हम ये नहीं कहते कि ये होगा कि मेहनत करेगा तो मान लो एकदम मंदबुद्धि स्टूडेंट है तो अगर 10 नंबर ला रहा था तो 20 लाएगा, 25 लाएगा, फिर धीरे 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 करके वो मेहनत करके अच्छा करेगा। लेकिन आपका वो चीज़ एडप्शन में नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं लोगे। लेकिन उतना दिन में आपने उतना जो सीखा ना, मान लो जेई में फ़ायदा नहीं किया, किसी गवर्नमेंट में एग्ज़ाम में फ़ायदा कर गया, एनडीए में आपका हो गया, तो मैथमेटिक्स को अच्छा करो, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। हाँ चलो अभी आते हैं जेईई मेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कैसे, मैंने मैथमेटिक्स कहा ना क्लास 8 से पढ़ो, 2 से 3 महीने में आप एक बार 1 गो में ख़त्म कर लो। आपको जो चैप्टर रिलेटेड है, मान लो जो क्लास 8 का ये चैप्टर एक्सपोनेंट का सपोज करो 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में, अब सब पढ़ जाओ ना 7, 8 से 9, 10। अब वो सब कहाँ मिलेगा, है ना, किसी अच्छे बुक में, अच्छे पब्लिकेशंस में, कोचिंग के नोट्स में। तो वहाँ पे ये नहीं मैम मेरा एक ही चैप्टर का एग्जाम है, चलिए चलिए हमको यही पढ़ना। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ लर्निंग मैथ। मैथ्स 2 ही चीज़ होता है, आपको आइदर आता है या आपको नहीं आता है। आपको नहीं आता है तो आपको सीखना होगा। और समटाइम जो ऐसा होता है ना, जो 10th के भी बच्चे होते हैं क्लास 6 का क्वेश्चन नहीं कर पाते, 7th का क्वेश्चन नहीं पाते, समटाइम के बहुत सारे ऐसे टाइम में आए, इवन कि 11th के बच्चे ऐसे होते हैं, 11th के भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंपल बेसिक चीज़ें गड़बड़ करते हैं। तो मैथ की एक ही परिभाषा है कि आपको आता है या आपको नहीं आता है। आपको आता है तो आप किसी न किसी फील्ड में, मैथमेटिकल फील्ड में या किसी न किसी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो आप क्वालिफाई कीजिएगा जहाँ जिस लायक आप होइएगा। और नहीं आता है तो देयर इज नो ऑप्शन, को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ओनली 80% 90% केसेस में आपको हर जगह मैथ्स आना ही आना है, चाहे आप MBA का एग्जाम दो, कैट का एग्जाम दो, सब में मैथ्स आना ही है ना। और हमारे लाइफ में तो हर दिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। हम फ्लैट खरीदते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको तो वो वहाँ भी हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसका यूज़ है। तो मैथ्स तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैथ के लिए वैसे वहाँ से आपको अब वो चीज़ आ गया। फिर 11th में आप आए, क्लास 10th आपने पढ़ लिया, 11th में, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट किया। 11th में उसका डिटेल पढ़ेंगे, पूरा ग्राफ कैसे होता है, 4th बाइट क्वाड्रेटिक होगा, जो ट्रिपल पावर का होगा, 4th पावर का होगा, सारे ग्राफ्स कैसे होंगे, 7th 8th पावर का होगा, ग्राफिकल से कैसे अलाइनमेंट करके उसके आंसर्स निकाल सकते हैं, कर्व को कितनी बार कट करता है, कितने रूट्स होंगे, कितने इमेजिनरी रूट्स होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे, देयर आर सो मेनी थिंग। मॉड के फंक्शंस में जो होंगे क्वाड्रेटिक कैसे होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस के साथ होंगे तो कैसे होंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए थिंग, ठीक है ना। तो वो चीज़ आई। तो देखो यहाँ वो तो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है। फिर ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 में इंट्रोडक्शन किया, साइन थीटा कॉस थीटा फटाफट कर लिया, है ना, बट दैट इज द ओनली इंट्रोडक्शन। अब जो 11th में आते हैं द डोमेन, रेंज, आपका छत कितना है, जमीन कितनी है, उतनी ही दूर पर आपको आंसर्स आने हैं। कौन सा आंसर आपके क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये चीज़ आनी है। तो दिस इज द सेकेंड वे, है ना। उसी तरह परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। प्रोबेबिलिटी, फंक्शन में इतना मजा आएगा कि मत पूछो। तो ये सारा चीज़ सब कुछ आएंगे। तो ये आपने वहाँ नहीं पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन किया है ना। तो वो सब कुछ बेस थ्योरम ये सब लगा के थोड़ा सा डिटेल करके आएंगे। तो जो टॉपिक सबसे समझने वाला, स्टार्टिंग का समझने वाला थोड़ा कैलकुलस समझने वाला होता है, एंड PNC एंड प्रोबेबिलिटी ये सब तो मज़ा आता है। बाइनोमियल देखने में भारी लगता है, लेकिन माइंडेड की थोड़ा मेहनत करोगे तो वह आसानी से पास हो जाएगा। और आपके साथ और क्या क्या चीज़ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप बेसिक से जो भी आपका NCERT में पढ़ के कुछ नहीं होगा, सब वेरी क्लियर। NCERT में स्कूल के एग्जाम में भी आप 70-80% से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो,
नॉट मोर देन 70-80%। आपको थोड़ा प्लस जाना पड़ेगा एज पर एज द मैथमेटिक्स कंसर्न। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स, आई एम टेलिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा आपको सिंगेज पढ़ना है, सिंगेज पढ़िए, नोट्स पढ़ने हैं बड़े बड़े, जो भी इंस्टीट्यूट आपको पसंद है वहाँ के नोट्स पढ़ने, वहाँ के पैकेज लाइए, 4-5 पूरा बैठ के बनाइए पूरा। अगर ये सेक्शंस है फंक्शंस के, अगर आपने फंक्शन कंप्लीट कर लिया तो फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो ये है आपका बेसिक लर्निंग के ऐसे पढ़ के आना। अब नाउ तो सेकेंड स्टेप क्या होगा मैडम, सेकेंड स्टेप में ये बेसिक लर्निंग के करने के बाद तब आपको PYQ करना होगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन को अडेप्ट करना होगा। फिर नए नए क्वेश्चन पेपर जो रिसर्च होके आते रहते हैं इंस्टीट्यूट में, ये अगर वो आपको मिल जाए तो दैट इज द फाइनल स्टेज, है ना। बट PYQs अगर वो नहीं भी कर पाओ तो PYQ भी कर पाओगे तो भी सफिशिएंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैथ्स। व्हाट इज अबाउट द फिजिक्स? फिजिक्स इज द हर्डल। मतलब जैसे ही बच्चे 11 में जाते हैं और ये यार MG और T और ये मंगी का क्वेश्चन है, इधर टेंशन लग रहा है, उधर कभी रिलेटिव एक्सेलेरेशन लग रहा है, कभी रिलेटिव वेलोसिटी लग रहा है, चीजें नाच रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना पड़ रहा है, सेंटर ऑफ मास, देयर आर सो मेनी थिंग नहीं समझ में आता है जैसे ही बच्चे घुसते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ बच्चों के साथ कि लास्ट ईयर हुआ कि आए 11th में बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, कहीं नहीं लिया, वो नहीं स्टार्ट करते, दे डोंट नो अबाउट कि उनका रिजल्ट क्या होगा, तो ये सोच के कि उनको साइंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो पढ़ाई उन्होंने नहीं करा। पढ़ाई नहीं करने का क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ कि उनका 11th खराब हो गया। 11th क्या है? एक बेस है, एक नींव है ना। तो उसी पे ही आपका पूरा बिल्डिंग जो है ना कंस्ट्रक्ट होगा। 11th को कभी खराब नहीं करो, और उसमें टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे पूरा अप टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वेक्टर पूरा खत्म करने में। आप अच्छे से कीजिएगा तो 3 months लगेंगे। और उसके बाद जो रोटेशनल ये जो है ना, दिस ऑल आर, जैसे हमारे शरीर का बैकबोन होता है ना, दिस ऑल आर द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। ये करने के बाद जो 12th का सेक्शन है ना, 12th के सेक्शन ईजी है। 12th के सेक्शन कंपेरेटिव टू द 11th सेक्शन काफ़ी इजी है। तो लेकिन आपको 11th को बहुत अच्छे से करना है, अडेप्ट कर रहे हैं 11th को, तो वो करना। अब बात सवाल ये होता है कि 11th करने में मैम हमको बहुत सारी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? स्कूल के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, मैडम कॉपी चेक कर रही है, कॉपी मांग रही है, प्रोजेक्ट करना पड़ रहा है। तो वो थोड़े से स्कूल को भी ऐसा चाहिए कि थोड़ा बच्चा को रिलैक्स करे, बिकॉज जो सिस्टम है बच्चों को पढ़ने का वो तो बन चुका है, उनको जो करना है वो कर चुके हैं, अब उन्हें सीखना है ना, नए नई चीज़ों को अडेप्ट करना दे हैव। तो ये मैं स्कूल के भी टीचर्स को कहूँगी, उन चीज़ों पे आप प्रेशर है, ये प्रोजेक्ट करो, वो प्रोजेक्ट करो। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में और वो उनके टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उनको करवाओ, नहीं टॉपिक से रिलेटेड है तो क्यों उनको वेस्ट कर रहे हो टाइम, है ना। जिस दिन क्लास आपका बंक हो रहा है, आपके टीचर्स नहीं आ रहे, पहले ही मैसेज कर दो, इफ यू वांट टू कम देन इट्स ओके, नहीं आप आना चाहते हो तो मत आओ, है ना। उनका टाइम आप बर्बाद नहीं करो। दिस इज फॉर द स्कूल से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एंड उसके बाद जो हमारा थर्मोडायनामिक्स बहुत मज़ेदार है, सारा ग्राफ पढ़ लो, वेक्टर में ग्राफिकल वे में बनाने की कोशिश करो। जो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल PV बराबर NRD, तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस कौन है, आइसोबेरिक कौन है, आइसोबेरिक कौन है, वो कंडीशंस लगा के, आइसोथर्मल प्रोसेस है, लॉग लगाया, लॉग लगाना सीखना, एंटी लॉग लगाना सीखना, ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना, ग्राफ में भी स्लोप किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन है, ये सारे आ जाएंगे आपके थर्मोडायनामिक्स। और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शंस जो दैट इज ऑल अबाउट द वेक्टर। वेक्टर में आपने जैसा पढ़ा है उसके बाद जो कंसेप्ट लगाते जाइएगा और रूल्स सारे उसके यूज़ कीजिएगा, डेट विल बी डन, है ना। उसके इसमें जो जेई में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें थोड़ा मैथ्स घुसाया जाएगा। मैथ्स कैसा घुसाया जाएगा कि फाइनली आपका इक्वेशन आ गया, कर्व का इक्वेशन बताइए, है ना। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, उसमें रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ये रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया रहेगा तो कंडीशंस क्या होगा जब 90 डिग्री पे निकला, मतलब इस तरह के देयर आर सो मेनी थिंग दैट विल बी कम इन जेई में फिजिक्स में। और हो गया, हाँ देखो, साउंड और लाइट। जो साउंड और लाइट है, YDSE है, एक्सटर्नल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो काफ़ी इजी होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, लैम्डा D/D करना है, DDL वाला काम करना है, लेकिन हाँ थोड़ा समझना है पाथ लेंथ क्या होता है, फेज लेंथ क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ वेक्टर से थोड़ा सा आपको फ्री किए हुए हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत कुछ एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन होगा, जैसे ड्रॉपलर इफेक्ट्स में मिनिमम एप्लीकेशन है, साउंड में मिनिमम। अब ये हो गया
फिर आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो साउंड जो हमने पढ़ा उसका बड़ा भाई है। उसको करना क्या है, दो प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव्स दोनों को ऐड करना है। साइन थीटा कॉस थीटा को ऐड करोगे तो क्या रूट 2 साइन थीटा प्लस अल्फा, इसी सब टाइप की चीज़ें करनी है। फिर पार्ट डिफरेंस फिर डॉपलर इफेक्ट में रिलेटिव मोशन की बातें, ये सारा कुछ आएगा हमारा फिजिक्स में। तो ऐसे हमको अब फिजिक्स में करना क्या, फिर भी अगेन एक बार तो एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ेगा। वन टाइम यहाँ पर एनसीईआरटी की स्कूल में करने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया है कि फिजिक्स में सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया है, बट उनके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो जो डाउट हो आप SCB बुक से, रसनिक हैलिडे बुक से, कोचिंग के नोट से, आप जहाँ से भी आप उससे फॉलो अप और कर सकते हो, देख सकते हो। तो दिस इज अबाउट द फिजिक्स। मोर चीज़ें, मोर और भी वीडियोस आएंगी, मैं उसमें बार बार डिटेल आपको बताऊंगी। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड द फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो अपना एकदम प्यारा सा फ्रेंड बना लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद रखोगे और बहुत सारी चीज़ों का मैकेनिज्म, अगर एसिडिक मीडियम है सेम मैकेनिज्म लगेगा, बेसिक मीडियम है सेम मैकेनिज्म लगेगा, पर ऑक्साइड है, HNU है, खेरास इफेक्ट, मतलब एफ्रोडिकल एडिशन वहाँ सेम इफेक्ट लगेगा। 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, वहाँ पे मैकेनिज्म सेम लगेगा। तो एक बार आप दिल से पढ़ के तो देखो, तो फिर वो उसके बाद नेमिंग रिएक्शंस, टेस्ट सारे नेमिंग, और इससे भी अच्छा ये सारा पढ़ने के बाद आपको पास्ट ईयर के जेई एडवांस पकड़ लो। मेडिकल के भी बच्चे हो ना, जेई मेन, जेई एडवांस के जो लिंक्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पकड़ लो। अब उसको पकड़ लोगे ना PYQ को, तो आपको सारा चीज़ याद होने लगे। मान लो भूल गए, फिर आपको मैम को याद तो नहीं था, क्या करें हम, तो फिर आपको देखना पड़ेगा पलट के। ऐसा देखो, ठीक है, 2 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, ये एक ना एक दिन तो याद हो ही जाएगा। तो सारे लिंक्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरह ऑर्गेनिक के भी हाँ चलो, नाउ वी विल कम इन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं होता, सब NCERT पढ़ो एंड द कोचिंग के नोट्स पढ़ो, ठीक है, इतना नहीं याद आपको हो रहा है। फिर वहाँ भी मैं बार बार कहती हूँ, लिंक्ड क्वेश्चन जो भी नीट के बच्चे हैं, जेई, बिकॉज नीट के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होते हैं। अगर जेई वाले क्वेश्चन नीट के बच्चे कर लेंगे ना, और नीट के साथ जेई मेन वाले क्वेश्चन, तो उनका तो पूरा में पूरा नंबर आना पक्का है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रखो। और जहाँ तक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की बात, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट में आता है फार्मूला बेस्ड होता है। लॉग एंटी लॉग लगा निकालना सीखा, ग्राफ व्राफ किधर किधर स्लोप और इधर उधर ये सब कुछ तो आते रहेगा, हल्का फुल्का वो सब आइडिया आपको होना ना, स्लोप का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एंड जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन का कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस का सोल्यूशन, इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन जरूर पढ़ो, एन फैक्टर जरूर पढ़ो। एन फैक्टर कहाँ पता किधर घुसा दिया, किधर घुसा दिया, तो वो आपको वो चीज़ मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में घुसा सकता है, सॉल्यूशंस में घुसा सकता है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यू नो, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना, आयन इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीडेशन मेथड। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा सा लिस्ट बना दो सबका एन फैक्टर, आपको जितना याद होता है तो ऐसे याद होता है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट आपको ऐसे याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू कैन डेवलप योर नॉलेज एंड IQ इन केमिस्ट्री। तो ऐसे आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप जेई में देते हो, एंड फिर वट एवर विद द परसेंटाइल उसके हिसाब से आपको प्राइवेट NITs स्टेट लेवल के कॉलेज डिसाइड होते हैं। वंस यू अपीयर फॉर द जेई एडवांस्ड, देन दिस हर्डल यू हैव टू पास विद द PYQ। यहाँ है हमारा PYQ एंड PYQ, बट PYQ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ PYQ ही पढ़ो। इसके पहले जो मैंने बताया है 11th 12th में जो करना है वो आप करते रहो। ऐसा करोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता, सब कुछ करो, नहीं क्वालिफाई किया, कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में गए, फिर भी आप MBA का एग्जाम दोगे कल होके, इतना चीज़ करने के बाद आप वहाँ क्वालिफाई कर, जो IIMS आपको मिल जाएगा, तो फिर फाइनली यू विल, आपको जो भी चाहिए होगा वो मिलेगा। लेकिन हो सकता है मेहनत करते रहो, मेहनत करने का कुछ नहीं कुछ तो मेहनत करना सीख जाओगे। और जिसको मेहनत करनी आती है ना, वो अगर ठेले पे बैठ के चाय भी बेचता है ना, तो उसमें भी वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। और मेहनत करना नहीं आएगा ना, तो आप बहुत बड़े एम्पायर के मालिक भी हो, वो भी जीरो हो जाएगा। तो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज खूब मेहनत करो, मन लगा कर। थैंक यू।